नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VIP टेक्नीशियन में। और दोस्तों आज आपके लिए लाइव टेस्ट जो टेक्निकल हेल्पर के लिए हमने चलाया हुआ है वो आज टेस्ट नंबर 3 आप सभी के सामने लेके आए हैं। तो जो कम्युनिटी बॉक्स में आपने आंसर दिए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम आज बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से लेके उसका पूरा डिस्क्रिप्शन से हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन 1। और दोस्तों आपका क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर का पावर फैक्टर होता है। इलेक्ट्रिक हीटर का पावर फैक्टर होता है ऑप्शन 1 आपके सामने है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी कौन सा दोस्तों, यूनिटी पीएफ। दूसरा आपका ऑप्शन है दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पीएफ। चलिए नंबर 3 ऑप्शन आप सभी के सामने आया हुआ है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पीएफ। 4 नंबर का आपके ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नॉन ऑफ दीज। चलिए तो आंसर दीजिएगा कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर का पावर फैक्टर। तो देखिए दोस्तों जब पावर फैक्टर हम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। तो जब हम बात करते हैं किसकी, हीटर की, तो हीटर में आपको पता है दोस्तों किस प्रकार ये कॉइलनुमा होती है। क्या होता है, कॉइलनुमा होता है हीटर। और हमने प्रीवियस टेस्ट में ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो कॉइलनुमा जो भी वायर का बनाया जाएगा, किसका, वायर का जो कॉइलनुमा होता है वो सभी दोस्तों क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। तो फिलामेंट पावर फैक्टर कौन सा यूज करता है, यूनिटी, यानी एक पावर फैक्टर, इकाई पावर फैक्टर वर्क करता है। तो सिंपल याद रखना है, जितने भी आपकी हीटिंग एलिमेंट हो गए या जितने भी फिलामेंट होंगे वो सारे आपके यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करते हैं। क्लियर है, तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ, इलेक्ट्रिक फैन का पावर फैक्टर होता है। वही दोस्तों क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज किया गया, इलेक्ट्रिक फैन का पावर फैक्टर पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपके सामने देखिए क्या लिखा है, पहले में लीडिंग है, लीडिंग पीएफ। ऑप्शन 2 है लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पीएफ। ऑप्शन 3 में आपको दोस्तों दिया गया है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पीएफ। चलिए और 4 नंबर में है कोई नहीं, तो नन। चलिए तो बताइए दोस्तों क्या होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, यूनिटी होगा। तो आपने क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फैन के बारे में। अब देखिए दोस्तों फैन में इलेक्ट्रिक फैन का पावर फैक्टर होता है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फैन का जो पावर फैक्टर होता है, यानी कि सिंगल फेज की जितनी भी मोटर होती है, आपको हमने बताया कि एसी पर चलने वाली वो मोटर कौन सी दोस्तों, एसी पर चलने वाली मोटर कौन कौन सी होती है, एक होती है सिंगल फेज और एक होती है दोस्तों आपकी 3 फेज। 2 तरह की मोटर होती है, एक होती है आपकी सिंगल फेज मोटर और एक होती है आपकी 3 फेज मोटर। तो आपको हमने बताया दोस्तों सिंगल फेज पे जितनी भी मोटर होती है, चाहे एसी पर जितनी भी मोटर होती है, चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, सारी की सारी दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है। किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर पर। क्लियर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन संख्या 2 इसका। अब कुछ दोस्त इसको समझेंगे कि बात करते हैं फैन की, तो फैन में लगा होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर का क्या काम होता है, पावर फैक्टर को लीड कराना। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए उसके अंदर पावर फैक्टर को लीड कराने का काम नहीं होता है आपके कैपेसिटर का। फैन के अंदर क्या काम होता है, एक फेज को 2 फेज में बांटने का काम होता है। देखिए मल्टीपर्पज होता है, जैसे एक ही इंसान करता है कि आप मान लीजिए एक इंसान के 2 काम होते हैं कि वो स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है और वो क्लास टीचर भी हो सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये टीचर भी है और ये स्टूडेंट मतलब उसकी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो वैसे ही कैपेसिटर आपका 2 काम करता है, एक तो आपका फेज को एक फेज को 2 फेज में बांटने का काम भी करता है और पावर फैक्टर को लीड भी कराने का काम करता है। तो यहाँ जब बात करते हैं पंखे की बात आती है तो उसके अंदर वो
पावर फैक्टर के रिलेटेड कोई काम नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा, वो आपका काम करने वाला है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कि आपका एक फेज को दो फेज में बांटने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या हम 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या हम 3 की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप का पावर फैक्टर। देखिए यहाँ पर पूछा हीटर का, यहाँ पर आपसे पूछा गया फैन का। अब बात आती है इलेक्ट्रिक लैंप का पावर फैक्टर, वही ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने आया दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर। क्या गया, यूनिटी पीएफ। चलिए दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने आया है दोस्तों, यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर। कौन सा है, लैगिंग पीएफ। तीसरा ऑप्शन आ गया लीडिंग। क्या हो गया दोस्तों, लीडिंग पीएफ। ऑप्शन नंबर 4 हो गया नन। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करें इसकी, अगर बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया आपको लैंप का पावर फैक्टर। तो लैंप में आपको वैसे ध्यान रखना है कि उसमें भी फिलामेंट होता है, और फिलामेंट टाइप के जितने भी इक्विपमेंट होंगे उन सब का पावर फैक्टर होता है यूनिटी। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा दोस्तों 1। क्लियर है, तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा दोस्तों। कौन से सर्किट में प्रतिरोध का मान 0 होता है, कौन से सर्किट में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। आइए, तो पहला ऑप्शन आप सबके लिए लिखा है ओपन सर्किट। कौन सा दोस्तों, ओपन सर्किट। दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने दिया गया है दोस्तों, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। और चौथा ऑप्शन है नन। चलिए तो देखिए दोस्तों, तो आपका क्या पूछा गया है कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू आपका किसके अंदर पूछा गया है दोस्तों, कि कौन से पावर फैक्टर में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी कौन से परिपथ में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कब रहेगी। देखिए दोस्तों, जब रेजिस्टेंस कहाँ कम रहेगा, जब सबसे छोटा पथ मिलेगा। हम जब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो जितना कम पथ रहेगा, यानी जितना कम रास्ता रहेगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो आप देखिए, मान लीजिए एक ये आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप मान लीजिए एक यहाँ पे छोटा सा एक ये लैंप लगा देते हैं, ये बैटरी के साथ, ये बैटरी के साथ। अब मान लीजिए इस लैंप का रेजिस्टेंस, आप यहाँ रेजिस्टेंस नापेंगे 2 पॉइंट पे, आर की वैल्यू नापते हैं इन दोनों पर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ लैंप। अगर मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट हम इसको कर दें तो क्या होगा, परिपथ शॉर्ट हो गया, छोटा परिपथ हो गया। तो कहने का मतलब हो गया, जब परिपथ शॉर्ट हो जाता है यानी आपस में बहुत छोटा परिपथ रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 आने की संभावना रहती है। तो कहेंगे कि परिपथ शॉर्ट होने पर ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जब परिपथ सबसे छोटा रहेगा तो शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 0 रहती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं, इनको हम मिटा देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करते रहा करो। दोस्तों आप जितने ज्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, हम उतने ही कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से और वीडियोस बनाते रहेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन से सर्किट में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन संख्या 5 की क्वेश्चन संख्या 5 आप सभी के सामने आ चुकी है कि कौन से सर्किट में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो एक ऑप्शन में आपको लिखिए ओपन सर्किट। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। दूसरे में लिखा है आपको क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। तीसरे में लिखा है आपको शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और चौथा ऑप्शन आपके दिया लीकेज सर्किट, लीकेज सर्किट। अब देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्लोज को देखा था, अब यहाँ देखते हैं कि कौन से प्रतिरोध कौन से सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू दोस्तों क्या रहने वाली है, अधिकतम यानी इन्फिनिटी। क्या होने वाली है, इन्फिनिटी यानी अनंत होने वाली है। देखिए दोस्तों, तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी उसको हम देखते हैं, अधिकतम कब रहेगी। अब देखिए शॉर्ट सर्किट में हमने जस्ट देखा था कि कितनी रहती है, 0।
क्लोज सर्किट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रहेगी, तो वैल्यू का कुछ परसेंट रहेगा, जैसे 10 रहेगी, 20 ओम रहेगी, 30 ओम रहेगी, तो कुछ ना कुछ रहेगी। लीकेज सर्किट में दोस्तों, लीकेज सर्किट में क्या होगा, करंट थोड़ा इधर उधर जाएगा, तो लीकेज सर्किट का रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कम आएगा। लेकिन ओपन सर्किट में दोस्तों अधिकतम आएगा या अनंत आएगा, आप कह सकते हैं। ओपन सर्किट होने पर क्या आएगा, वो अधिकतम रहेगा, अनंत रहेगा। तो चारों ही सर्किट आपको ध्यान होना चाहिए। क्लोज सर्किट की अगर बात करें तो कुछ वैल्यू आएगी 10, 15, 20, 50। शॉर्ट सर्किट होगा तो 0 होगा। अगर लीकेज होगा तो जितना एग्जैक्ट वैल्यू होना है, जैसे क्लोज सर्किट होने पर मान लो 10 आ रहा है, तो अगर लीकेज अगर सर्किट हो गया तो उससे थोड़ा कम आएगा लीकेज के अंदर। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट सर्किट की वैल्यू रहेगी ओम्स में रेजिस्टेंस की, वो लीकेज में जस्ट डाउन हो जाती है। जबकि ओपन सर्किट की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है, अधिकतम रहने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस आर की वैल्यू कब अधिक रहेगी, वो अब जब आपका सर्किट कौन सा होगा, ओपन सर्किट होगा, खुला परिपथ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 6 लेके आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करते रहना। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या से डिस्प्ले में देखिए, कौन सा सर्किट में धारा का मान 0 रहेगा। देखिए धारा का मान 0, अभी हम रेजिस्टेंस को देख रहे थे, अब आते हैं करंट पर। तो वही पहला ऑप्शन आपके लिए आ गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। ठीक है दोस्तों, और नंबर 3 में आपको दिया गया है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और नंबर 4 में आपको दिया गया है मेरे फ्रेंड्स लीकेज सर्किट। वही ऑप्शन है जो ऊपर है, लीकेज सर्किट। बात करते हैं करंट की। अभी तक हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पर थे, अब आप आते हैं आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कब अधिकतम होने वाली है, हाँ कब 0 रहेगी, कब इसकी वैल्यू दोस्तों 0 रहने वाली है। देखिए मेरे मित्रों, जब रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है करंट, क्योंकि दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर I इंटू आर। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस परिपथ में वैल्यू करंट की कम हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस को, अभी हमको क्या करना है, देखो धारा को 0 करना है तो रेजिस्टेंस हाईएस्ट होनी चाहिए। तो हाईएस्ट कौन से परिपथ में था, अभी जस्ट मतलब पढ़ा है कि ओपन सर्किट होने पर रेजिस्टेंस अधिकतम होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी। तो करंट 0 कब रहेगी, जब परिपथ ओपन रहेगा, क्योंकि एक ही परिपथ में रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं। तो यहाँ अगर बात करें, देखिए सिंपल सा आपके सामने आ गया होगा, ओपन सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, 0 होने वाली है। अब इसको प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि आप कैसे इसको समझना चाहेंगे। देखिए मान लीजिए आपका एक परिपथ हम बनाते हैं यहाँ पर, क्लियर है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक आपने लैंप लगा दिया है, यहाँ पर आप बैटरी लगा देते हैं। मान लीजिए ओपन का मतलब हो गया कि आपका सर्किट टूट चुका है। मान लीजिए ये वायर यहाँ से टूट गया है, तो क्या सर्किट कंप्लीट हुआ, नहीं। तो कौन सा सर्किट बन गया, ये ओपन सर्किट हो गया। अब आप यहाँ पर धारा नापेंगे, देखो धारा का मार्ग पूरा हुआ क्या, मान लीजिए धारा प्लस से चली है तो यही रुक जाएगी, इससे आगे जाएगी नहीं, इधर जाएगी नहीं, तो कंप्लीट सर्किट होगा नहीं। तो रेजिस्टेंस सॉरी करंट की वैल्यू क्या बताएगा, वहां पर 0 ही बताएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस यानी विरोध कितना पहले, धारा यहाँ से चली यहाँ आगे रुक गई, इसके लिए इतना रुकावट हो गया करंट के लिए कि आगे नहीं जा पा रही है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस ओपन सर्किट में ज्यादा क्यों, क्योंकि दोस्तों करंट को चलने के लिए रास्ता ही नहीं, आगे रास्ता नहीं है तो विरोध हो गया। विरोध का मतलब उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की संभावना हो गई। ठीक है, और करंट इसमें जा नहीं रहा है, करंट नहीं जा रहा है, तो करंट जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं करंट और रेजिस्टेंस। तो ओपन सर्किट के अंदर 0 रहेगी करंट और ओपन सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस रहेगा अधिकतम। क्लियर है। देखिए अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सर्किट करंट की वैल्यू 0 देख ली, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन संख्या आ गया है दोस्तों 7 नंबर। देखिए कौन से सर्किट में धारा का मान अधिकतम होता है। अभी 0 पढ़ा था कि 0 कहूंगा, अब अधिकतम के लिए पूछ रहे हैं। ऑप्शन वही आप सभी के सामने एक बार फिर आ चुके हैं। देखिए पहला है शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया दोस्तों, शॉर्ट सर्किट। देखिए दोस्तों इनको जरूर पढ़ लेना कि कब रेजिस्टेंस कम रहेगा, कब ज्यादा रहेगा, कब कम करंट कब रहेगी, कब करंट ज्यादा रहेगी। ओपन सर्किट। नेक्स्ट थर्ड में आपको क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट।
और 4 में देंगे आपको ऑप्शन दोस्तों बंद परिपथ, बंद सर्किट ना, हाँ बंद सर्किट। चलिए अगर बात करें देखो क्लोज सर्किट और बंद परिपथ, ये तो एक ही बात होगी, क्लोज का मतलब बंद होता है हिंदी में, तो ये तो दोनों एक ही बात है। चलिए अब बात करते हैं कि सर्किट में धारा का मान आई की मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी। अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा है, इसमें कब पढ़ा, 0 कब पढ़ा था, जब ओपन है, तो ओपन का जस्ट अपोजिट हो गया क्या, शॉर्ट, ठीक है, ओपन का जस्ट अपोजिट शॉर्ट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। जब परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसमें से बहुत ज्यादा करंट बहने लगेगी, बहुत ज्यादा करंट बहने लगेगी तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और हमने बताया था रेजिस्टेंस इसका अपोजिट होता है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का 1 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने लायक होता है। शुद्ध आरएलसी परिपथ में पावर फैक्टर होता है, शुद्ध आरएलसी, ठीक है, आरएलसी, आर यानी रेजिस्टेंस, एल यानी इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर। तो इसका पीएफ पूछा गया है, इसका आपका क्या पूछा गया है, उसका पावर फैक्टर पूछा गया है। तो आपको बताना है दोस्तों, एक ऑप्शन दिया गया है आपका लीडिंग पीएफ, दूसरा ऑप्शन आपके लिए दिया गया है दोस्तों लैगिंग पीएफ पावर फैक्टर, नंबर 3 पे दिया गया आपको यूनिटी पीएफ, और नंबर 4 पे आपको दिया गया है दोस्तों क्या, नो, कोई भी नहीं। देखो आरएलसी, देखो आरएलसी लिखा है, लेकिन इसके साथ इसमें लिखते हैं शुद्ध आरएलसी। शुद्ध आरएलसी का मतलब जिसके अंदर बराबर मात्रा में आर हेलो, बराबर मात्रा में सी, बराबर मात्रा में एल, मतलब तीनों ही बराबर मात्रा में है। तो उस समय दोस्तों आपको याद रखना है, जब शुद्ध जुड़ जाए आरएलसी के साथ में, तो वहां पर पावर फैक्टर होता है यूनिटी। कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर, यानी इकाई पावर फैक्टर। एल भी उतना ही होगा जितना सी होगा, तो एल और सी की इक्वल वैल्यू जब वैल्यू आएगी किसी भी सर्किट में, तो उस समय पावर फैक्टर यूनिटी बनेगा। इसके बारे में लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जैसे जैसे आप लोग और मात्रा में हमारे साथ बढ़ते जाएंगे और जितने दोस्त जुड़ते जाएंगे, तो दोस्तों हम क्वेश्चनों की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी हम 10-11 क्वेश्चन को लेके ही चल रहे हैं, बाद में आपके लिए और क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या आप सभी के सामने आ चुका है 9 नंबर। आइए बात करें 9 नंबर की, तो आरएल सर्किट में पावर फैक्टर होता है, आरसी में, अभी आरसी है ना, हाँ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है आरसी सर्किट में पावर फैक्टर है, तो आरसी में वही ऑप्शन आपके सामने वही है, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पीएफ। 2 नंबर में ऑप्शन आपको दिया है लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग। 3 नंबर में आपको दिया गया दोस्तों यूनिटी पीएफ, और 4 में नो, कोई भी नहीं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है आरसी। बात करते हैं आर और सी। दोस्तों सी यानी कैपेसिटर, और कैपेसिटर का क्या काम होता है, पावर फैक्टर को ऊपर बढ़ाना यानी लीड कराना। तो सिंपल सी बात है, आर का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, पावर फैक्टर में कोई काम नहीं होता, वो अपनी जगह नियत रहता है, फिक्स रहता है। तो बात करें सी है, इसमें एक और परिपथ 2 से जुड़ के बनाया ना, तो आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि सी क्या करता है, पावर फैक्टर को ऊपर लेके जाता है, लीड कराता है। तो सिंपल सी बात है, इसका टोटल पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरएल सर्किट में क्वेश्चन संख्या आपके सामने 10 आ गया है दोस्तों। देखिए अभी हम आरएलसी को कंप्लीट कर देंगे। 10 में क्या पूछा आपसे, आरएल परिपथ है, कौन सा है दोस्तों, आरएल। तो इसका पावर फैक्टर बताना है, तो वही आपका ऑप्शन है पहला लीडिंग पीएफ, दूसरा लैगिंग पीएफ, और तीसरा यूनिटी पीएफ, और चौथे में नो, कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन के बारे में, जो 10 नंबर का है। इसके अंदर दोस्तों आपसे पूछा गया आर और एल, इसमें आर और सी था। सी का क्या काम था, पावर फैक्टर को ऊपर लेके जाना, तो हमने लीडिंग कर दी। अब एल का आपको पता होना चाहिए काम क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर को कम करना, पावर फैक्टर को लैगिंग कराना। और आपको पता है आर तो कॉमन रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। बचा एल, तो एल पावर फैक्टर को नीचे लेके जाएगा, यानी पावर फैक्टर लैगिंग प्रकार का होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लैगिंग प्रकार का पावर फैक्टर। तो इस प्रकार आपके टॉप 10 क्वेश्चन आज हमने कराए हैं। देखिए आरएलसी के बारे में थोड़ा सा आपको एक
डिटेल के बारे में बताना चाहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपके जो कोई भी प्रतिरोध होता है, आपको याद रखना है, अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रतिरोध आपका 3 ही प्रकार का होगा। पहला होगा R, दूसरा होगा C, तीसरा होगा L। ठीक है, तो 3 ही प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। R यानी दोस्तों नॉर्मल प्रतिरोध, ठीक है, R यानी प्रतिरोध हो गया। ये कौन सा होता है दोस्तों? नॉर्मल होता है, और इससे पावर फैक्टर पर, PF पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसका, किस पर? पावर फैक्टर पर। तो इसकी वैल्यू को तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे ये 10 की मात्रा में हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। बात आती है C और L पे। C यानी कैपेसिटर, L यानी इंडक्टर यानी चौक, जो आपके ट्यूबलाइट में जो लगा रहता है ना, एक बड़ा सा चौक। तो देखिए C यानी कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का क्या काम है? ये हो गया आपका कैपेसिटर। अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये पावर फैक्टर को ऊपर की ओर लेके जाता है, यानी लीड करवाता है। क्या करवाता है दोस्तों? लीड करवाता है। लीड का मतलब समझते ना, कि आगे बढ़ना, लीड करना। तो कैपेसिटर जहां भी लगा होगा उसका काम क्या होगा? पावर फैक्टर को लीड करवाने का। ठीक है, सिवाय सिंगल फेज मोटर को छोड़, सॉरी सिंगल फेज मोटर में भी लगता है ना कैपेसिटर, तो वहां इसका काम पावर फैक्टर को सुधारने का नहीं होता, वहां इसको एक फेज को 2 फेज में बांटने का काम होता है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए कि C कैपेसिटर क्या काम करेगा? पावर फैक्टर को लीड करवाएगा। और ये हो गया दोस्तों आपका चौक यानी इंडक्टर, तो इसका काम होता है पावर फैक्टर को नीचे लेके जाना, यानी लैग करवाना। लैग यानी पिछड़ाना, पिछड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आगे लेके जाता है, ये कैसे इसको पिछड़ाता है? तो देखिए, आपका जब आप किसी भी बात करते हैं, कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट मान लीजिए, आप ये एक सर्किट मान लीजिए, लैंप वाला सर्किट है। आप जब किसी भी सर्किट में कोई बैटरी लगाएंगे तो उसके अंदर चलती है 2 चीजें। क्या चलती है दोस्तों? 2 चीजें। एक तो उसमें करंट चलता है I, और एक चलता है वोल्टेज V। I और V ही चलते हैं, दोनों चलते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, I क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो, और V क्या करता है? इसको धक्का देके ले जाता है। ठीक है, तो ये I और V यानी करंट और वोल्टेज चलता है। अब देखिए, आप पकड़ लीजिए करंट को। ठीक, किसको? करंट को पकड़ लीजिए, समझ में आएगा आपको। देखिए, आप पकड़िए करंट को पकड़ के, भाई जो करंट को आगे लेके जाएगा तो पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? लीड कर जाएगा। जो करंट को पीछे रख देगा वो क्या करेगा? पावर फैक्टर को लैग करवा देगा। तो जो आपका कैपेसिटर होता है दोस्तों, क्या होता है? कैपेसिटर होता है, उसका क्या काम होता है? धारा को आगे लेके भागना, धारा को आगे लेके जाता है ये। जब धारा आगे जाएगी तो पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा? लीड कर जाएगा। इसलिए कहेंगे कि कैपेसिटर हमारा पावर फैक्टर को सुधारता है। क्यों? वो करंट को आगे लेके भागता है। अब चौक का क्या काम होता है दोस्तों? वो चौक को आगे लेके भागने की कोशिश, वोल्टेज को आगे लेके भागने की कोशिश करता है। जो आपका चौक होता है, इंडक्टर होता है, उसका काम होता है वोल्टेज को आगे लेके जाना। तो वोल्टेज से तो कोई मतलब ही नहीं था। हमने बात करी पावर फैक्टर की, जब बात आएगी तो आपको सिर्फ करंट को पकड़ना है, वोल्टेज को छोड़ देना है। जबकि चौक क्या काम कर रहा है? वोल्टेज के साथ कर रहा है, तो करंट का कोई काम नहीं कर रहा। ये इसको आगे लेके जाएगा तो करंट पिछड़ जाएगी, पीछे रह जाएगी। उसकी वजह से कहेंगे कि चौक का क्या काम हो गया? कि पावर फैक्टर को लैग कर देगा। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, R, L और C। R कोई काम नहीं करता पावर फैक्टर के लिए, C पावर फैक्टर को आगे लेके जाएगा, L यानी इंडक्टर चौक यानी पीछे लेके जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा होगा, तो क्वेश्चन क्या है कि फेज टेस्टर कम से कम कितने वोल्टेज पर काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपका जो फेज टेस्टर है, वो कम से कम कितने वोल्टेज पे आपको काम करता है। तो एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दोस्तों 2.2 वोल्टेज। ठीक है, आपको दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों 110 वोल्टेज, 110 वोल्टेज। तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है दोस्तों 90 वोल्टेज यानी 90 वोल्टेज। और फोर्थ ऑप्शन आप सभी के सामने है दिया है दोस्तों 24 वोल्ट। चलिए, तो इसका जो आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, जो मेरे भाई आंसर दे रहे हैं इसका कि फेज टेस्टर आपका कम से कम कितने वोल्टेज पर काम करता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 110 वोल्टेज। यदि आपका दोस्तों फेज टेस्टर जो होता है, जैसे आप टेस्टर उसको बोलते हैं, तो आपका अगर 110 वोल्टेज तक है, चाहे वो आपका AC हो या फिर आपका दोस्तों DC हो, आपका 110 वोल्टेज है तो दोस्तों आपको वो उसका जो ऊपर जो बल्ब होता है, जो आपको उसमें चेक करते हैं, उसमें जो रेड लैंप जो होता है वो जलता है, तो आपका 110 वोल्टेज पर ही वो जलेगा, इससे डाउन में वो नहीं जलेगा, इससे ऊपर में जल जाएगा। तो चाहे AC वोल्टेज हो चाहे DC वोल्टेज हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रखना आपको याद कि AC हो चाहे DC हो, तो आपका जो 110 वोल्टेज होगा तो वो आपको दिखाएगा कि वो आपका
वहां पर कितना वोल्टेज है। चलिए, तो आपको वोल्टेज का शो करता है। बात करते हैं अगर 2.2 वोल्टेज क्या होता है, तो 2.2 आपको याद होना चाहिए, लेड एसीटेट जो बैटरी होती है उसका वोल्टेज है। 90 वोल्टेज का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, जब दोस्तों 90 वोल्टेज से अधिक आपके अगर शरीर के अंदर वोल्टेज प्रवाहित होगा तो आपको झटका लगेगा। 24 वोल्टेज दोस्तों आपको पता नहीं, बैटरी के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ये डीसी में जनरली काम होता है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन संख्या, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने आ चुका होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से एसी मोटर का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो एसी मोटर का नहीं है। पहला ऑप्शन आपका चुंबकीय फील्ड, क्या दोस्तों ये एसी मोटर का भाग नहीं है। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों आर्मेचर, क्या दोस्तों ये आपका एसी मोटर का भाग नहीं है। सी ऑप्शन यानी डी, 3 नंबर ऑप्शन आपका विद्युत सप्लाई, क्या दोस्तों ये आपका एसी मोटर का भाग नहीं है। या 4 नंबर का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कम्यूटेटर। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए आपका अगर बात करें एसी मोटर का पार्ट कौन सा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, होता ही होता है। आर्मेचर होता है, बिल्कुल दोस्तों आर्मेचर होता है, जो आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। इसको अगर बात करें, देखिए अगर बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में, तो आर्मेचर जब बोला जाता है तो वो डीसी के लिए ही आपको यूज करना है। लेकिन दोस्तों इसमें और ऑप्शन भी हमको देखना है। हालांकि जब आप आर्मेचर बोलेंगे तो ये डीसी को शो करता है, लेकिन आप और ऑप्शन भी जाएंगे विद्युत सप्लाई, तो देखो इसमें एसी डीसी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। कम्यूटेटर, तो दोस्तों जहां कम्यूटेटर लिखा आ गया वो एसी डीसी को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। कम्यूटेटर लिखा आ गया तो फाइनल आपको डीसी पर ही यूज होता है। तो अब आप वापस आर्मेचर पे आइए। हालांकि आर्मेचर लिखा है तो वो डीसी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन कम्यूटेटर होने की वजह से आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर देना है, इसलिए आप आंसर किसको देंगे दोस्तों, आप आंसर देंगे 4th को। हाँ, अगर यहां पर कुछ और होता तो आप आर्मेचर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आर्मेचर को क्यों नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों ये डीसी के लिए भी वेरीफाई कर सकता है, एसी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो घूमने वाला भाग होता है वो आर्मेचर भी कहलाता है या फिर आपका रोटर कहलाता है। तो अगर कम्यूटेटर ऑप्शन में नहीं है तो आपको देना आर्मेचर, और अगर कम्यूटेटर ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही देना है। क्लियर है, समझ गए होंगे कि दोनों में से किस टाइप से आपको आंसर मेजर करना होता है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें आपको उसके ऑप्शंस पे निर्भर करता है कि आपका कौन सा ऑप्शन उसमें से ज्यादा क्लोज है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 3 नंबर आ चुका है। चलिए तो देखिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विद्युत पंखे में एक फेज को 2 फेज में बांटने का कार्य करता है। चलिए तो आपका जो दोस्तों फैन होता है, फैन के अंदर आपका क्या होता है दोस्तों, एक ही सप्लाई हम देते हैं, एक फेज ही देते हैं, लेकिन वो फेज डिफाइंड होते हैं, उसमें 2 फेज बनते हैं, क्योंकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट बनाने के लिए, कोई भी घूमने वाला भाग पैदा करने के लिए उसमें मिनिमम 2 फेज की जरूरत होती है। तो वही ये पूछ रहा है कि एक फेज तो हम देते हैं लेकिन उसको 2 फेज में डिवाइड कोड करता है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है, यानी एक ऑप्शन आपके सामने है वाइंडिंग। क्या दोस्तों वाइंडिंग वो पार्ट है जो इस काम को करता है। या 2 नंबर में आपको दिया गया दोस्तों डायोड। क्या डायोड इसके अंदर ऐसा पार्ट है जो आपका एक फेज को 2 फेज में डिवाइड करता है। 3 नंबर में आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आपको दिया गया है, क्या ये वो काम करता है। या दोस्तों 4 नंबर में आपको ऑप्शन में दिया गया है कैपेसिटर। क्या दोस्तों कैपेसिटर यानी कि आपका चलिए तो बताइए कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो एक भाग को 2 भाग में बांटता है। तो देखिए अगर वाइंडिंग की बात करें तो दोस्तों वाइंडिंग क्या काम करती है, वाइंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। क्या करती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो इसका काम एक भाग को 2 भाग में बांटने का, यानी एक फेज को 2 फेज में बांटने का काम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं डायोड की। दोस्तों डायोड का क्या काम होता है, एसी को किस में चेंज करता है दोस्तों, एसी टू ये डीसी चेंज करता है। तो इसका कोई ऐसा रोल है ही नहीं कि ये एक फेज को 2 फेज में डिवाइड करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध की। तो दोस्तों प्रतिरोध का वर्क क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है कि जो करंट जाता है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको रोकने का काम होता है। तो इसका ऐसा कोई काम है नहीं कि ये आपका एक फेज को 2 फेज में डिवाइड करेगा। रही लास्ट बात कैपेसिटर की, तो दोस्तों फाइनली आपको याद रखना है कि सिंगल फेज की जितनी भी मोटर होती है, सिंगल फेज की जितनी भी मोटर होगी उसमें एक फेज को 2 फेज में बांटने का काम करता है आपका कैपेसिटर। क्लियर है दोस्तों, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। क्लियर है, 4 ऑप्शन क्लियर है, राइट आंसर इसका कैपेसिटर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन संख्या आपके सामने आ गया होगा दोस्तों
ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन संख्या 4। शुष्क सेल का वोल्टेज आता है या होता है। चलिए, तो शुष्क सेल को जब आप नापते हैं तो उसमें कितना वोल्टेज आता है या शुष्क सेल का कितना वोल्टेज होता है। चलिए इसका ऑप्शन में लिख देता हूँ, सॉरी मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो लिखने की जरूरत है नहीं। ए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है दोस्तों 2.2 वोल्टेज, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 1.8 वोल्टेज, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 1.5 वोल्टेज और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 2.5 वोल्टेज। चलिए, तो शुष्क सेल जो आपका दोस्तों नॉर्मली आप घड़ी या फिर जो आपका छोटे पहले के टाइम में ज्यादातर हम टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, रेडियो यूज करते थे, ठीक है, तो उन सब के अंदर ये सेल लगाया जाता है शुष्क सेल। तो शुष्क सेल का जो वोल्टेज आपको बताना दोस्तों थे, तो देखिए 2.2 वोल्टेज किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए, लेड एसिटेट सेल जो सेकेंडरी सेल होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि शुष्क सेल प्राइमरी होता है, जबकि 2.2 वोल्टेज किसका है, लेड एसिटेट का, और वो बैटरी वो किस टाइप का सेल है, सेकेंडरी टाइप का। चलिए 1.8 ये कोई वोल्टेज किसी का नहीं होता है सेल में, और 1.5 बिल्कुल दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा। क्लियर है, 2.5 ये किसी का नहीं होता है। चलिए, तो यहां पर आपको याद रखना है दो ही तरह का आपका इसमें से वोल्टेज मैचअप हो रहा है। एक तो होता है आपका 2.2 जो कि लेड एसिटेट का होता है, और 1.5 शुष्क सेल का हो जाता है, ठीक है, शुष्क सेल का। चलिए, तो ये आपका आंसर नंबर क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे दोस्तों आप जितने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं उससे हमको एक एनर्जी मिलती है, हमको वीडियो बनाने में और आपकी दोस्तों मदद करने में या आपको और क्वेश्चंस लाने में बहुत मजा आता है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जुड़ते हैं। तो बस आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए, आप अपने सभी मित्रों से शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 5 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन संख्या 5 क्वेश्चन की और हम आगे की वीडियोस में क्वेश्चन और बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 5 नंबर का देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन आ गया है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज पैदा होता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऑप्शन आप इसके देखिएगा इस प्रकार आपके सामने। ये 1 नंबर का आप देखिए, 1 नंबर में आपको क्या दिया है, एसी टाइप, एसी प्रकार का, एसी प्रकार का या एसी वोल्टेज मान लीजिए, ठीक है। क्या एसी टाइप होता है। 2 नंबर में डीसी लिखा हुआ है, डीसी हो गया है। 3 नंबर में हो गया है बोथ यानी दोनों, तो मैं आपको लिख देता हूं दोनों, यानी कि जो एसी और डीसी दोनों, या फिर कोई भी नहीं। 4 नंबर में आपको लिख दिया कोई नहीं। चलिए, तो दोस्तों क्या कहें कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज पैदा होता है। देखिए दोस्तों, अगर जब बात करते हैं डीसी जनरेटर, तो आपने डीसी पढ़ा और तुरंत डीसी उसमें आंसर दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए आप जब आर्मेचर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आर्मेचर का क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर एक पोल्स बने होते हैं और बीच में घूमने वाला भाग होता है, जो इन पोल्स में से जो बल रेखाएं निकलती है उसकी क्या करता है, कटिंग करता है, छेदन करता है, और इस जो घूमने वाले भाग को कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं, आर्मेचर। तो देखिए दोस्तों, जब इसकी बल रेखाओं का ये कटिंग करेगा, ऐसे बल रेखाएं जो चलती है उसका जो कटिंग करेगा, ये आपका क्या है, फील्ड है। जब ये फील्ड में से जो बल रेखाएं निकलती है उनको जब ये कटिंग करेगा कौन, आर्मेचर कटिंग करेगा। तो आर्मेचर जब कटिंग करेगा मेरे मित्रों, तो इसके अंदर कौन सा एसी टाइप का वोल्टेज पैदा होता है। कौन सा, एसी टाइप का। हाँ, इसके साथ में दोस्तों कपल रहता है। कपलिंग किसकी रहती है, यहाँ पर एक छोटा सा रहता है जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। क्या होता है दोस्तों, कम्यूटेटर। हाँ, तो आपको याद रखना है कि जो फील्ड होता है, दोनों साइड में फील्ड हो गया, फील्ड का जो बल रेखा निकल रही है उसका कटिंग करता है आपका आर्मेचर, और इसकी कटिंग करने से आपको पता है ना फैराडे का लॉ क्या होता है कि जब कोई बल रेखाओं का कोई चालक कटिंग करता है, छेदन करता है, तो उस छेदन की वजह से उस चालक के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, एसी टाइप का करंट। तो एसी टाइप करंट होता है, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों एक कम्यूटेटर क्या होता है, उसके ही सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ होता है जिसका वर्क होता है इसके अंदर जो एसी पैदा होता है उसको डीसी कन्वर्ट करता है। तो यहां पर पूछा गया है कि आपके ये डीसी जनरेटर मान लीजिए, तो ये डीसी जनरेटर के अंदर क्या बोल रहा है कि आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज पैदा होता है, तो आपको इसका राइट आंसर दे देना एसी टाइप का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यह पूछता कि आपके डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर में कौन सा आपका वोल्टेज होता है, तो आप डीसी इसका आंसर देंगे। क्लियर है, तो दोनों ही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जनरली आर्मेचर पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये डीसी जनरेटर है। जब डीसी का नाम हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, डीसी में आपका
डीसी पैदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। देखिए ऑन स्क्रीन आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। हाँ, विद्युत प्रेस का पावर फैक्टर कितना होता है? तो जो आपकी प्रेस होती है दोस्तों, उसका पावर फैक्टर आपको बताना है। क्या 0.8 होता है? बी ऑप्शन में दिया गया है 0.9 होता है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 0 होता है। ठीक है, ये एबीसी है ना, ए बी और सी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 1। चलिए इसका आंसर दीजिए कि आपका विद्युत प्रेस का पावर फैक्टर कितना होता है? तो 0.8 होता है, 0.9 होता है, 0 होता है, 1 होता है। तो कल हमने इस क्वेश्चन किया था, उसी में बताया था कि जितने भी दोस्तों आपका ये फिलामेंट वाले, जितने भी आपके दोस्तों ये फिलामेंट क्या है, जितने भी फिलामेंट वाले आपके इक्विपमेंट हैं, उन सब के अंदर दोस्तों आपका पावर फैक्टर होता है इकाई यानी 1 होता है। ठीक है, तो आपका फिलामेंट किस किस में लगा होता है? आप देखिए, आपका प्रेस में लगा होता है, आपका हीटर में लगा होता है, आपका लैंप के अंदर लगा होता है, आपका विद्युत टोस्टर के अंदर लगा होता है, आपका गीजर के अंदर लगा होता है। तो जितने भी जो फिलामेंट वाले इक्विपमेंट होंगे, वो सारे फिलामेंट वाले इक्विपमेंट के अंदर आपका इकाई पावर फैक्टर होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन याद करने हैं कि आपको एक ही याद नहीं रखना है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है कि आपका विद्युत हीटर लिखा है तो हीटर याद करना नहीं, यहाँ से आपको क्लियर कर लेना है कि जितने भी फिलामेंट वाले इक्विपमेंट, तो आपके सामने जब आएगा तो आप आराम से उसका आंसर दे देंगे, चाहे वो हीटर आ जाए, चाहे गीजर आ जाए, चाहे आपके सामने प्रेस आ जाए या लैंप आ जाए, क्योंकि आपने ऐसे तरीके से याद कर लिया। ठीक है, तो ये प्रेस वाला क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 7 नंबर आ चुकी है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये पूछा जाता है ज्यादातर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ, हीट सिंक कौन से पदार्थ का बना होता है? हीट सिंक, देखिए हीट सिंक, पहले तो आपको पता नहीं हीट सिंक होता क्या है। तो हीट सिंक जो होता है दोस्तों आपका, वो हीट को दोस्तों ऑब्जर्व करता है, खींचता है अपनी तरफ। मान ली कोई जगह पे आपका बहुत हीट हो रहा है तो वहां से हीट को वो कम करेगा। तो हीट सिंक आपका कौन से पदार्थ का बना होता है? ए आपको दिया गया है दोस्तों, इसमें तांबा लिखा गया है, क्या वो तांबे का बना होता है। बी ऑप्शन जहां आपको दिया है दोस्तों, उसमें लिखा गया है आपका एल्यूमिनियम लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, ये एबीसीडी गलत है तो आप देख लेना पड़ेगा। तुम्हें क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों लोहा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों रबर। चलिए, तो जो दोस्तों आपको याद रखना है, हीट सिंक पदार्थ ज्यादातर यूज किया जाता है आपका, अब जब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में। क्यों? वहां पर हीट पैदा होती है। तो जहां आपको ज्यादा हीट पैदा हो रही है वहां हीट सिंक का यूज करना है, तो वो दोस्तों आपका पदार्थ होता है एल्यूमिनियम। क्लियर है दोस्तों? क्या होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। हीट सिंक पदार्थ एल्यूमिनियम का बना होता है और ज्यादातर जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर। चलिए क्वेश्चन संख्या आपका चलते हैं 8 नंबर की ओर। ये कौन सा दोस्तों? 8 नंबर। हाँ, हो गया। चलिए आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ क्वेश्चन की सेलों को पैरेलल में जोड़ने से बढ़ता है। अगर आप सेलों को पैरेलल यानी आपका दोस्तों हो गया समांतर क्रम में, तो आप सब समांतर क्रम में जब आप सेलों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या बढ़ जाता है? उसके अंदर दोस्तों धारा यानी करंट बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया दोस्तों वोल्टेज बढ़ जाएगा, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया दोस्तों प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया दोस्तों कोई भी नहीं, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपको आपके क्वेश्चन है कि सेलों को जब पैरेलल यानी समांतर में जोड़ा जाता है तो आपके उसमें क्या बढ़ जाता है? क्या उसमें करंट बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, या कुछ भी नहीं बढ़ता है? देखिए पैरेलल यानी समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर में यानी जो पॉजिटिव एक जगह हो जाएगा, नेगेटिव एक जगह हो जाएगा, पैरेलल हो गया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का है तो ये सीरीज होता है, ये पैरेलल हो गया। तो 3 सेल का अगर पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो पैरेलल हो गया है, और 3 सेल को अगर एक के पीछे एक ऐसे चेन सिस्टम में जोड़ दिया जाए तो वो श्रेणी में जाता है। देखिए दोस्तों, अगर जब आपको करंट बढ़ाना हो, क्या बढ़ानी हो, धारा का मान बढ़ाना हो, तब आप इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, समांतर में। किसमें? जब आपको धारा बढ़ानी है तो समांतर में। जब आपको दोस्तों वोल्टेज बढ़ाना है तो आप उसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। क्लियर है? तो आपको क्या बढ़ाना है इसके अंदर? देखिए आपको बोला है कि सेलों को पैरेलल में यानी समांतर में जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, आपका वहां पर धारा बढ़ जाएगा यानी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर श्रेणी लिखा हो तो वोल्टेज बढ़ता।
क्लियर है? दो के बारे में ही पूछेगा। हाँ, प्रतिरोध अगर बात किया जाएगा तो प्रतिरोध तो आपको पता है श्रेणी में बढ़ता ही बढ़ता है, तो ये भी सिंपल बात है, क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी में बढ़ जाता है और समांतर में कम होता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ आप क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, उसका आंसर तो देख रहे हैं, साथ ही साथ जो अदर ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए दोस्तों, जैसे 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन के बारे में भी हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तो यही आपको बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। कहने के लिए आप ये 20-25 मिनट में 10 ही क्वेश्चन हल कर रहे हैं, लेकिन आप 10 के साथ नहीं, आप अगले 3 क्वेश्चन यानी जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी आप देख रहे हैं। चलिए तो चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और आपको यदि पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों वीडियो को। चलिए, आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 9 नंबर आपकी सामने आ चुकी है। देखिए, आरसीसी पोल हेतु पोल पिच कितना होता है? बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपके आरसीसी पोल होते हैं, जो आपका विद्युत सप्लाई, जहां आप ट्रांसमिशन में देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं, तो आपका जो आरसीसी जो कंक्रीट वाला पोल होता है, उसके लिए आपका डिस्टेंस देखना है। पोल पिच का मतलब डिस्टेंस होगा, क्या वो 60 मीटर होता है, या आपका 80 मीटर हो जाएगा दोस्तों, 100 मीटर हो जाएगा, या 300 मीटर हो जाएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की आरसीसी के पोल की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है दोस्तों? 80 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 80 मीटर। क्लियर है? तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब आपका अगर आरसीसी जो कंक्रीट वाला पोल है, कौन सा पोल है दोस्तों? जो कंक्रीट वाला पोल है, अगर उसकी बात की जाए तो 80 मीटर उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 60 मीटर, तो जो लकड़ी वाला पोल होता है, कौन सा वाला? लकड़ी वाला पोल जो होगा, उसकी अगर बात की जाए तो ये 60 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ठीक है, आरसीसी वाला पोल हो गया। और 300 वाला होता है दोस्तों आपका जो टावर वाला पोल है। कौन सा वाला? टावर वाला पोल है। तो इस प्रकार आपको इनकी लेंथ याद रखनी है। टावर वाला पूछा जाता है मैक्सिमम, या आरसीसी वाला आपका पूछा जाएगा। चलिए, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 10 नंबर। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या करें कि फिल्टर परिपथ में होते हैं। क्वेश्चन आपको सामने आ चुका होगा। एक ऑप्शन में देखा आपको कैपेसिटर होता है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपका फिल्टर परिपथ आप बनाते हैं तो फिल्टर परिपथ में होते हैं क्या? उसके अंदर कैपेसिटर होता है। बी ऑप्शन में आपको दे रखा दोस्तों इंडक्टर होता है, इंडक्टर, क्या उसके अंदर इंडक्टर होता है? या सी ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन दे रखा आपको रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध होता है, या 4 नंबर में ऑल, यानी सभी होते हैं। चलिए तो आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपने देखा है कि आपके फिल्टर परिपथ में क्या क्या होता है। तो कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, या ऑल ऑफ दीज होते हैं, यानी सभी होते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप कोई फिल्टर परिपथ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फिल्टर परिपथ। तो फिल्टर परिपथ क्यों बनाया जाता है, पहले तो आपको ये होना चाहिए। फिल्टर परिपथ बनाया जाता है दोस्तों जो पल्स सेटिंग डीसी होती है, यानी जो डीसी जो होती है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी पाई जाती है हल्की फुल्की, उसको दूर करने के लिए, एकदम प्योर डीसी बनाने के लिए फिल्टर परिपथ का यूज किया जाता है दोस्तों। पल्स सेटिंग डीसी, यानी जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको क्या पाई जाएगी, उसमें पल्स पाई जाएगी, उसको एकदम शुद्ध डीसी बनाने के लिए। तो इसका वर्क होता है शुद्ध डीसी बनाने के लिए। कौन सा? शुद्ध डीसी बनाने के लिए। क्लियर है? तो शुद्ध डीसी बनाने के लिए तो उसके अंदर दोस्तों आपको कैपेसिटर भी यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पल्स ऐसी होंगी जिसको कैपेसिटर अपनी तरफ से खपत करके हटा देगा, कुछ ऐसी होंगी जिनको आपका इंडक्टर हटा देगा, और रेजिस्टेंस उसको प्रॉपर बनाए रखेगा। इसलिए कहेंगे कि फिल्टर परिपथ के अंदर आपको तीनों ही चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, जो कहते हैं ना RLC। तो ये फिल्टर परिपथ की तरह ही काम करता है। RLC, आर भी यूज कर सकते हैं, एल यानी इंडक्टर यूज कर सकते हैं, और सी यानी कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, हम आपके कमेंट्स जरूर लेते हैं। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में कल।
आज के लिए इतने बाय। दोस्तों हम आपको बता दें, जो कम्युनिटी बॉक्स हमने आपके लिए बनाया गया है चैनल पे, उसमें हर घंटे दोपहर में, पूरा दिन में, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक हर एक घंटे में एक क्वेश्चन आपके लिए डाला जाता है कम्युनिटी बॉक्स में। तो हर घंटे में अपडेट हो रहा है, जैसे 9 बजे होगा, उसके बाद 10 बजे होगा, उसके बाद 11, तो हर एक घंटे में आपको क्वेश्चन होता है। आप अपना दोस्तों उसके अंदर आंसर जरूर दीजिए जाके, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ लाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कितना गलत और कौन सही बता रहा है, और क्वेश्चन का पूरा हम डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्यूशन करने वाले। तो आज के लिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, कल एक और जबरदस्त वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।